ये जजेस का मामला क्या है? 6 जजेस खत लिखते हैं, उसके बाद फिर ये बाबर सत्तार साहब मामला आता है। और बाबर साहब तो बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने कहीं बताई जो आई सामने कि अगर टॉप ऑफिशियल और वो बातें, तो क्या वो कहते हैं ना ज़माने में पनपने की यही हैं बातें कि एक जज कह रहे हों कि ये हो रहा है जनाब और मुझे कहा जा रहा है पीछे हट जाओ। किसी ने उनको कहा कि पीछे हट जाओ। ये जो प्लेइंग टू द गैलरी है ना, यानी साथ वाले कमरे में चीफ जस्टिस बैठा है, उसको खत लिखा गया, फिर उसको लीक किया गया। खुद लीक करते हैं ना, जो खत लिखता है वो लीक भी करता है उसको, 4-5 मीडिया वालों को फ़ोन करता है, भैया ये खत चला देना, सोशल मीडिया पे उस खत को लीक करता है। वरना एक खत एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो एक ही इमारत के अंदर, वो मीडिया पे कैसे आएगा? ये सस्ती शोहरत का जो शौक पैदा हो गया है, जो तासुर मिल रहा है, ये तासुर है हम लोगों का। अब किसी से आप बात करें, वो कहता है तो जी मेरे पे भी तौहीन अदालत लगवाना चाहते हैं। ये शोहरत का जो शौक है, लोग कहते हैं ये अच्छा। तासुर है। मैं आप बाहर जाएं किसी से बात करें, लोग कहते हैं कि ये तासुर है, प्लेइंग टू द गैलरी, कि एक खत आपने लिखा है वो हकीकत पे मबनी नहीं है, और उसके अंदर आपने अपने चीफ जस्टिस को लिखा है जिससे आप बात भी कर सकते हैं, टेलीफोन पे भी, साथ वाले कमरे में नॉक करके भी। आप कह रहे हैं कि जी मुझे किसी टॉप ऑफिशियल ने कहा कि पीछे हट जाओ। पैगाम जब भी दिया जाता है स्टेट की तरफ से जुडिशल ऑर्गन को, वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू दिया जाता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का एक ओहदा है। अटॉर्नी जनरल जो है वो मुल्क का प्रिंसिपल लॉ अफसर है, और प्रिंसिपल लॉ अफसर होने के नाते वो जुडिशरी के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि होना ये चाहिए था कि अटॉर्नी जनरल को बताया जाता? नहीं, अटॉर्नी अगर ऐसा कुछ नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल ने बाबर सत्तार साहब को कहा कि ये जो आप ऑडियो लीक्स वाला केस कर रहे हैं, इस पे जो सवालात उठ रहे हैं, इसमें कुछ हसास मामलात हैं, आप इन कैमरा हियरिंग कर लें। अब बजाय इसके कि वो अटॉर्नी जनरल को कहते हैं कि ये पैगाम मुझे मत दो और ये पैगाम गलत है और मैं ये पैगाम नहीं लेना चाहता और आपकी जरूरत कैसे हुई, उन्होंने अटॉर्नी जनरल की बात तो सुन ली, मगर फिर खत लिख दिया कि मुझे कहा गया पीछे हट जाओ। इस सारी गुफ्तगू से अखज़ उन्होंने ये किया कि पीछे हट जाओ। यानी वही गुफ्तगू जो अटॉर्नी जनरल उनके दरमियान हुई, जी, उसी को उन्होंने टॉप ऑफिशियल की तरफ से वो धमकी समझा। जी, ऐसे ही है। इसके अलावा किसी ने कोई बराह रास्त रब्ता नहीं किया, ना किसी ने कहा पीछे हट जाओ। इतनी सी बात अटॉर्नी जनरल ने की थी कि जी मैं स्टेट का नुमाइंदा हूँ, स्टेट की तरफ से पैगाम ये है कि इसमें कौमी सलामती के मामलात हैं, हसास नौयत के मामलात हैं, आप इन कैमरा ब्रीफिंग कर लें। ये जजेस का मामला होता है, आप हुकूमत हैं, अटॉर्नी जनरल हुकूमत है, आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सब तो समझ में आ रहा है। ये फैसल वाडा साहब भी हुकूमती तर्जुमान है, ये कामरान टेसोरी साहब गवर्नर सिंध हैं गालिबन, इनको किसने जगाया, ये किस तरह से आए सामने? मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब मामलात ऐसे हों कि दौरी शहरियत का मामला भी उठा हो सोशल मीडिया पे, असासों का, प्रॉपर्टीज़ का मामला भी सोशल मीडिया पे उठा हो, और लोग सवालात भी कर रहे हों, तो फिर लोग सवाल करते हैं। जिसका ज़मीर जिंदा है वो सवाल करेगा कि जी इसका भी जवाब दें। आप महाजा राय की सूरत हाल क्यों पैदा करते हैं इस मुल्क के अंदर? तो आप कह रहे हैं कि जिसके जहन में सवाल आए उसने एक ही दिन में सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इस्लामाबाद प्रेस क्लब खुला और सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई कि ख़त लिखा गया ना जी। जब ख़त लिखा गया है तो लोग तो बात करेंगे, उसका रिएक्शन आया, नेचुरल रिएक्शन है। यानी आपको अपने बच्चों की बड़ी परवाह है, गरीब के बच्चे का कोई वाली वारिस नहीं है, कि क्राइम रेट पे तो आप नोटिस नहीं लेते। आप जब आर्मी चीफ को ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर और फैमिली की तस्वीरें लोगों की लगाई जाती हैं, तब तो आप नोटिस नहीं लेते। अपने ही बच्चों पे बात आए तो फिर आप नोटिस लेते हैं। जिसने भी किया, गलत किया, मैं उसको बिल्कुल कंडोन नहीं करता, मगर बात यह है कि आप 9 मई का क्यों नहीं नोटिस लेते? क्यों नहीं कहते कि ये केसेस का फैसला क्यों नहीं हुआ? किसी का घर जला है, लोगों को वहाँ पे से दौड़ने पे मजबूर किया आपने लोगों की जानों को ख़तरे में डाला, उस पर नोटिस कोई नहीं है। और एक ख़त इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी के जजेस ने भी लिखा है, और उन जजेस ने भी तहफ़्ज़ात का इजहार किया है कि एक हाई कोर्ट के जज साहब हमें बुला के बाकायदा थ्रेट भी करते हैं, कहते हैं मर्ज़ी का फ़ैसला करो, और हमारे साथ बड़ी गलत ज़बान भी इस्तेमाल की जाती है। उस ख़त को तो किसी ने नहीं उठाया, उसको भी उठाना चाहिए। तो आप हुकूमत के तर्जुमान के तौर पे नहीं, बल्कि एक ज़ाती राय आपकी क्या है? लॉ के स्टूडेंट भी हैं आप, कि कहते हैं जी दोहरी शौरियत, हमारा कानून तो यही है कि हम पार्लियामेंट से घर चले जाते हैं, हम नहीं आ सकते। इस पे कोई इतराज़ नहीं किसी को, यानी बता दिया गया कि बाबर सत्तार साहब के साथ ये मामला था, फिर उनकी मंजूरी हुई, वो जज बने। आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या जजेस की ड्यूल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए? देखें, जब आप एक इतने बड़े उहदे पे बैठते हैं और इतने बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं, और वो फ़ैसले करते हैं जिनका अवाम के साथ बराह रास्त कोई उसका इम्पैक्ट आता है, उसका इफ़ेक्ट आता है, अवाम उससे मुतासर होते हैं उन फैसलों से, तो मॉरली आपको दोहरी शरीयत नहीं रखनी चाहिए। क्यों रखे कोई वजह? मतलब देखिए ना, आपको तो दानिस्ता तौर पे कहना चाहिए कि जी हम नहीं रखते दोहरी शरीयत। फिर दोहरी शरीयत भी हो,
बाहर प्रॉपर्टीज़ भी हुई, लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप फिर सवाल उठाएं नेशनल सिक्योरिटी पे एक ज़ाती वजह की वजह से। ये ख़त बंदयाल साहब के दौर में क्यों नहीं लिखे जाते थे? ये 6 जजेस को तब ख्याल क्यों ना आया कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखें? लिखते हैं ना बंदयाल साहब को। ये प्रेशर का एक लेवल इतना बढ़ गया हो प्रेशर कि एकदम लावा फटा है। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इस तनाव को कम करना चाहिए। इस वक्त अंदर चल रही पॉलिटिक्स, बिल्कुल 100%। और क्या है, क्या ग्रुप्स बने हुए हैं? बिल्कुल बने हुए। ये काम तभी होता है ना जब ग्रुप्स बने हो। आप और तरीकेकार होते हैं ना इसके, आप चीफ जस्टिस को वैसे इस्तदा करें। इंटरनल ग्रुपिंग बनी होती है, और इंटरनल ग्रुप पॉलिटिक्स की वजह से देखिए, मैं ये चाहता हूं कि अदलिया के अंदर भी तनाव कम हो और अदलिया का बाकी इदारों के साथ भी तनाव कम हो, मिलजुल के पाकिस्तान आगे बढ़े। कभी नोटिस नहीं लिया जाता कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है, बिजनेसमैन जो हैं उनका कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर के ममालिक आ रहे हैं। डर उनको सिर्फ एक बात से लगता है, स्टे ऑर्डर से। लोग पूछते हैं हमें कि हम आएंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे स्टे ऑर्डर तो नहीं मिल जाएगा। तो ये जो स्टे ऑर्डर चलते रहते हैं, जिसमें ऑरेंज लाइन का स्टे ऑर्डर 2-2 साल चलेगा, कई अरब रुपए कौम के ज़ाया हो जाते हैं, कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है, उसके बाद कहते हैं बना दो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि लोग बड़े खाइफ हैं इस चीज़ से। क्या ये हकीकत नहीं है कि जजेस को धमकियां मिल रही हैं? आपके सामने एक ही दिन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सबको खतूत भेजे जाते हैं। आज तक ना उस लड़की का, वो जिसने वो लेटर भेजा, वो लड़की ना उसका भाई, कोई भी ना मिल सका। वो कौन लोग थे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो साजिश लगती है किसी की, किसी एक ही ग्रुप की साजिश लगती है, अमन को, माहौल को ख़राब करने के लिए। ठीक है। देखिए, कोई भी इस तरह का खत लिखना और वो इतनी हाइप उसको दे देना, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई वो संजीदा कोशिश थी किसी को डराने धमकाने की। तो आप कह रहे हैं कि वो एक ऐसे ही थी, कोई किसी ने माहौल ख़राब करने की गैर फितरी हाइप बनाई जा रही थी, किसी ने कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश की और चीज़ें ठीक तरफ जा रही थी, उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। वो कामयाब हुआ? मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हुआ। ठीक है, अब आपकी हुकूमत की तरफ बढ़ते हैं। अता साहब, आप वज़ीर इत्तलात हैं, मुस्लिम लीग नून से ही आप शुरू करते हैं अपनी सियासत, तलबा सियासत, फिर नून से आते हैं। आज जब वज़ीर इत्तलात के तौर पे बात कर रहे हैं तो आपकी गुफ्तगू में एक एतमाद है, और वज़ीर-ए-आज़म को भी आप पे एतमाद है। ये हुकूमत कैसे चलेगी कि जिसकी जनाब निजकारी का वज़ीर भी इधर से लिया है, ख़जाने का वज़ीर कोई और है, और जनाब दाखिला का वज़ीर जो सबसे इम्पोर्टेंट वजारत थी वो भी आपकी पार्टी का नहीं है। तो ये यानी हुकूमत का कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इतनी बेबसी क्यों है? यानी आपको पता होना चाहिए कि वज़ीर ख़जाना के वाले चौधरी फारूक साहब जी PMLN के दौर में अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है। वज़ीर ख़जाना के चचा मुस्लिम लीग नून के MNA रहे हैं 1997 में भी, 2013 में भी। अस्तुरमान रमदे उनका नाम है। तो वज़ीर ख़जाना की फैमिली तो पुरानी मुस्लिम लीग के साथ एसोसिएटेड एफिलिएटेड है। ये नहीं कहा जा सकता कि उनका मुस्लिम लीग से ख़जाना खुद नहीं था ना, नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ उनके भाई एडवोकेट जनरल पंजाब रहे, फौत हो गए हैं, रज़ा फारूक उनका नाम था। तो ये बाकायदा मुस्लिम लीग नून में आ चुके हैं, बाकायदा मुस्लिम लीग नून पुराने। इनकी पूरी फैमिली, मैं बता रहा हूँ, MNA रहे हैं, अटॉर्नी जनरल हमारे रहे, एडवोकेट जनरल रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका तो पुराना एक ताल्लुक है। उनकी भाभी हमारी सेनेटर रही है, आयशा रज़ा फारूक जी, मैं बिल्कुल तो मैं तो समझता हूँ कि वज़ीर ख़जाना के साथ जितना हमारा ताल्लुक है किसी और का नहीं। आप कह रहे हैं वज़ीर ख़ाना मुस्लिम लीगी हैं? बिल्कुल मुस्लिम लीगी, मुस्लिम लीग नून के टिकट पे सेनेटर बने हैं। और वज़ीर दाखिला? वज़ीर दाखिला देखिए, मोहसिन नकवी साहब की इस मुल्क में एक काविश है, बतौर बिजनेसमैन उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और बड़ी काबिलियत के साथ किया। जिस फील्ड में भी गए हैं अपना लोहा मनवाया, वो बिजनेस हो, मीडिया हो। बतौर वज़ीर आला पंजाब आप उनकी परफॉर्मेंस को देख लें, न्यूट्रली आप देख लें। बदकिस्मती है कि 9 मई का वाक़या उस दौरान हुआ और उन पे सियासी एक लोगों ने जो है वो तनकीद की बहुत ज़्यादा। उनका कसूर तो नहीं था, मगर मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी काबिल शख्स है और जिस ओहदे से अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है उसका अहल है। हमें उनकी सलाहियतों पे शक नहीं है, हम तो पार्टी की हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि आया क्या वज़ीर दाखिला लेवल के यहाँ पर और लोग मौजूद थे या नहीं थे? नहीं, देखें, हाउस में मैं समझता हूँ कि अगर हों भी तो राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन हार चुके थे, इस्तीफ़ा। तो मैं समझता हूँ एक बेहतरीन इंतखाब था। अगर राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन ना हारते तो वज़ीर दाखिला होते? ये हो सकता है, ये अनमुमकिन था कि वज़ीर दाखिला हो सकता है।